आज हम बात करते हैं इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जिस वजह से रिएक्शंस होती हैं, इस बात को हमें समझना है। वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड इफेक्ट्स हमने लिस्ट किया है। सबसे पहला इफेक्ट जिसकी हम बात करेंगे, इसका नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकेंड इफेक्ट होता है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका नाम होता है रेजोनेंस। फिफ्थ इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। याद रखें, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट दो अलग अलग इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट को मीसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। और लास्ट इफेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज बेकर नाथन इफेक्ट। अब एक एक करके इफेक्ट्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंडर वर्ड का मतलब होता है रिपल्शन, और स्टेरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा पास आने पर ग्रुप्स का रिपल्शन होना। जब कभी किसी कार्बन एटम पर जब कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट अटैक करता है, और अगर उस कार्बन एटम के आसपास बहुत ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का अटैक पुअर हो जाता है, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। सो वी कैन डिफाइन इट एज steric hindrance is the repulsion produced by bulky alkyl groups or functional groups at carbon atom. Greater the steric hindrance, lesser will be the reactivity. इस बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। इस पर रिएक्ट करने आ रहा है HCN। जब इथेनॉल HCN के साथ रिएक्ट करता है, तो इथेनॉल का सबसे वीक बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड टूट जाता है। ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है, O पे आता है नेगेटिव, कार्बन पे आता है पॉजिटिव। HCN में भी बॉन्ड फिजन होता है, एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड फिजन H पे आता है पॉजिटिव, CN पे आता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ता है, और एज अ रिजल्ट हमें कंपाउंड मिलता है CH3 CH। O के साथ जुड़ता है H, और C के साथ जुड़ता है Cl। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन से OH अटैच है और उसी कार्बन से CN अटैच है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अब ये रिएक्शन किस तरह होती है, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है जिसमें इथेनॉल पर CN जाके अटैक करता है। जो इथेनॉल है, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आता है माइनस डेल्टा चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है प्लस डेल्टा चार्ज। ये CN नेगेटिव अगर सामने से इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको रिपेल करते हैं, जिस वजह से ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता है। एज अ रिजल्ट CN को बैक साइड से अटैक करना है, इस कार्बन पर अटैक करना है, और इस अटैक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CH3 और H का होना। CH3 और H बहुत छोटे ग्रुप्स हैं, इसलिए ये रिपल्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड फिजन इस तरह से होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड टूट चुका है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन से अटैच है CH3, इससे अटैच है एक हाइड्रोजन, और इसके साथ जुड़ जाता है CN। अगले स्टेप में हमारे पास है CH3 कार्बन H ऑक्सीजन नेगेटिव, इससे जुड़ा हुआ है CN। अब फ्रंट साइड से अटैक करता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जब O नेगेटिव के साथ जुड़ता है, तो इस तरह हमें साइनोहाइड्रीन्स मिलते हैं।
तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज सीओ ग्रुप, इस पर सीएन नेगेटिव अटैक कर रहा है और इस अटैक को इजी पाथवे बनाने का काम कर रहे हैं ये दोनों ग्रुप्स, एक है CH3 और एक है H। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इसी रिएक्शन को इस तरह से समझें, हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन, इस पर यहां भी अटैच है CH3, यहां भी अटैच है CH3, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3। कंपाउंड का नाम होता है 2,2,6,6 टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। जब इस कंपाउंड को हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आंसर इज नो रिएक्शन। तो यही क्वेश्चन है कि इस बार रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, जबकि हमने इस केस में देखा कि यहां CO ग्रुप पर इजीली रिएक्शन हो सकती है लेकिन यहां रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो इसका रीजन समझेंगे। जो साइक्लोहेक्सेनोन है ये CO ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, सिमिलरली 6 पोजीशन पे भी 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब इतने सारे मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इस कार्बन पे आता है प्लस डेल्टा चार्ज, ऑक्सीजन पे आता है माइनस डेल्टा चार्ज, एक CN नेगेटिव के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस कार्बन पे जाके अटैक करे, क्योंकि ये ग्रुप्स रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं और इसी रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसा कि हमने इसे डिफाइन किया, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रिपल्शन प्रोड्यूस्ड बाय बल्की अल्काइल ग्रुप्स और functional groups due to which the reactivity of carbon compound decreases। अगर हम यहां देखें तो इथेनॉल रिएक्टिव है, HCN के साथ जुड़ता है और साइनोहाइड्रीन बनाता है, लेकिन 2266 टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि यहां पर 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो गए जिन्होंने इस पाथवे को बहुत ज्यादा हिंडर्ड कर दिया और इसी से इसका नाम पड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN। हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें अरेंज करना है। सबसे पहला कंपाउंड है डाइमिथाइल कीटोन, दूसरा कंपाउंड है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, थर्ड कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड एंड फिफ्थ कंपाउंड है डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस कंपाउंड का नाम है डाइमिथाइल कीटोन, दैट इज यहां पे हमारे पास है CO ग्रुप, यहां पे है CH3 और यहां पे भी है CH3। दूसरा कंपाउंड हमें बताया गया है और इस कंपाउंड का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। तो एक तरफ हमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लिखना होगा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक तरफ हमें मिथाइल लेना होगा और कीटोन का मतलब होता है CO ग्रुप इनके बीच में है। थर्ड कंपाउंड हमें बताया गया है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि सिंपल फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH। फोर्थ कंपाउंड हमें बताया गया है एसिटाल्डिहाइड, जिसका सिंपल फॉर्मूला है CH3HC डबल बॉन्ड O। और फिफ्थ कंपाउंड हमें बताया गया है डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। तो कीटोन होता है CO ग्रुप, इससे हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अटैच करना है 2 बार। तो एक टर्शियरी ब्यूटाइल हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया और दूसरा टर्शियरी ब्यूटाइल हमें राइट हैंड साइड पे लगाना है। इन सभी कंपाउंड्स को हमें ट्रीट करना है HCN के साथ। अब HCN में CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है जो CO ग्रुप पे जाके अटैक करता है। जैसा कि हमने अभी सीखा, मैकेनिज्म के थ्रू इस बात को समझा कि कार्बोनाइल ग्रुप पर CN नेगेटिव को अटैक करना है। इस कार्बोनाइल ग्रुप से जितने ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा और उतनी रिएक्टिविटी पुअर हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे दोनों साइड पर बल्की अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जिस वजह से CN नेगेटिव का अटैक पुअर होगा और हम कह सकते हैं कि ये E कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे कम मिलेगी। कंपैरेटिवली अगर हम B कंपाउंड को देखें
तो यहां पे CO ग्रुप से वन साइड पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जबकि दूसरी साइड पर मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब बी कंपाउंड इससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन बाकी सबसे कम होगा। कंपैरेटिवली अगर हम ए कंपाउंड को देखें तो अब इसमें दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप है, CO ग्रुप के दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ए कंपाउंड की रिएक्टिविटी ई और बी से तो बेटर होगी, लेकिन बाकी सबसे कम होगी। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों सी और डी कंपाउंड में। सी कंपाउंड में CO ग्रुप के दोनों साइड पर हाइड्रोजन है, जो बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, और क्योंकि बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट्स व्हाई द रीजन इज ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। लेकिन जो डी कंपाउंड है, इसमें CO ग्रुप से अटैच है एक मिथाइल ग्रुप, और इसकी रिएक्टिविटी सी से तो कम होगी, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर हमें बोलना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर। सो क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस, एक बार फिर से समझे। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रिपल्शन प्रोड्यूस्ड बाय बल्की अल्काइल ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप दैट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, और उस नेक्स्ट इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में समझने से पहले हमें कार्बन चेन की नंबरिंग के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन से हमने एक ग्रुप को अटैच किया है। ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होते हैं उन्हें बोला जाता है बीटा कार्बन, और जो भी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जितने कार्बन अटैच होते हैं उसे कहते हैं गामा कार्बन, और जो गामा कार्बन का हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं गामा हाइड्रोजन। इसी तरह से जो गामा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है उसे कहते हैं डेल्टा कार्बन, और जो भी इसका हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं डेल्टा हाइड्रोजन। तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन अल्फा है, अल्फा से नेक्स्ट कार्बन बीटा है, बीटा का नेक्स्ट कार्बन गामा है, और गामा से नेक्स्ट आगे डेल्टा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं। कभी कभी कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहां पे हमने इस कार्बन चेन में Cl को अटैच किया, Cl ने इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचा। एज अ रिजल्ट क्लोरीन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन एटम, इस पूरी कार्बन चेन में एक पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। क्योंकि पोलैरिटी इंड्यूस हुई, इसी से वर्ड बना इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये था अल्फा कार्बन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दिए। नेक्स्ट कार्बन जिसका नाम है बीटा कार्बन, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स अल्फा कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है, और इस पे भी चार्ज आ जाता है प्लस डबल डेल्टा। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन का नाम है गामा कार्बन, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स बीटा कार्बन, और इस पे चार्ज आ जाता है प्लस ट्रिपल डेल्टा। अगर हम प्लस डेल्टा प्लस डबल डेल्टा प्लस ट्रिपल डेल्टा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो गया। नहीं, इस बात का मतलब है कि जो चार्ज प्लस डेल्टा पे आया था, बीटा कार्बन पे अब चार्ज पहले से भी कम हो गया, गामा कार्बन पे चार्ज और ज्यादा कम हो गया, और नेक्स्ट कार्बन तक आते आते ये इंडक्टिव इफेक्ट जीरो हो जाता है, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं बनता। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ अल्फा बीटा गामा पे ही एग्जिस्ट करता है। अल्फा कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, बीटा कार्बन पे उससे कम होता है, गामा कार्बन पे उससे कम होता है। लेट्स से मान लेते हैं इस प्लस डेल्टा का मतलब है प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस 30 कूलम्स का चार्ज। तो प्लस डबल डेल्टा का मतलब हो जाता है प्लस
10⁻⁻30 इंटू 10⁻⁻30। इसका मतलब ये तो और भी कम चार्ज हो गया, 10⁻⁻60। प्लस ट्रिपल डेल्टा का मतलब हो जाता है कि और भी कम चार्ज, 10⁻⁻30 इंटू 10⁻⁻30 अगेन 10⁻⁻30, यानी ये वैल्यू और कम हो गई 10⁻⁻90, और फोर्थ कार्बन तक आते आते तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल बन जाता है। तो हम इसे लास्ट अप टू गामा कार्बन ही काउंट करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करें? जब भी किसी कार्बन चेन में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, कार्बन और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड पेयर को वो अपनी तरफ पुल करता है। एज अ रिजल्ट उस ग्रुप पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अल्फा कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के अटैच होने से इस कार्बन चेन में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ पॉइंट्स हम याद रखें। ये इफेक्ट परमानेंट है नेचर में। क्यों परमानेंट है? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, एक तरफ हमने लिया है इथेन और दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं क्लोरोइथेन। अब दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेन के अंदर हमारे पास है कार्बन कार्बन, फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच, सेकंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच। हम देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई बॉन्ड पेयर एज इट इज रहेंगे दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। लेकिन जब हम क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, दूसरे कार्बन से 2 H अटैच, एक क्लोरीन अटैच। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो इस तरफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लोरीन पे माइनस डेल्टा, कार्बन पे प्लस डेल्टा चार्ज अराइज हो जाता है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड बन गया और ये पोलर बॉन्ड हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इन नेचर। नेक्स्ट कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और अपने ऊपर चार्ज ले आता है प्लस डबल डेल्टा, और ये पोलैरिटी इस क्लोरोइथेन के अंदर परमानेंट रहती है। लेकिन इथेन के अंदर कोई पोलैरिटी इंड्यूस ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं था या प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए तो इथेन के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन क्लोरोइथेन में, क्योंकि क्लोरीन पहले से अटैच्ड है, कोवेलेंटली एक परमानेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई ये इफेक्ट भी परमानेंट होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एल्केन्स आर नॉन पोलर व्हाइल हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इन नेचर। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे कार्बन एटम दूर होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से, इंडक्टिव इफेक्ट वीकन होता जाता है। अल्फा कार्बन पे सबसे ज्यादा मिलता है, बीटा कार्बन पे थोड़ा कम, गामा कार्बन पे सबसे कम, और इसके बाद नेग्लिजिबल, जिसे हम काउंट भी नहीं करते हैं। तो ये दो फीचर्स हमें याद रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है, इसका नाम होता है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा टाइप होता है जिसका नाम होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट कर देता है, तो अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आता है। इसकी ये नेचर कहलाती है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये सभी ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को देते हैं, अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, इसलिए कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इसकी ये नेचर कहलाती है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट को समझें। ऐसे ग्रुप्स जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। जब भी कोई ग्रुप दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बनता है, उनकी ये नेचर कहलाती है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीएचओ ग्रुप, सीओ ग्रुप, सीओओएच ग्रुप,
CONH2 ग्रुप, COCl ग्रुप, ये सभी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं क्योंकि ये हमेशा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। एक प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप से कार्बन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी में क्या चेंज आता है, अब हम इस बात को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसॉल, सेकंड कंपाउंड है पिक्रिक एसिड, थर्ड कंपाउंड है फिनॉल एंड फोर्थ कंपाउंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल। इन चारों कंपाउंड्स को हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और ये तभी पॉसिबल है जब हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसॉल, दैट इज बेंजीन रिंग OH, और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 को अटैच कर लेंगे। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोक्रिसॉल। सेकंड कंपाउंड हमारे पास है पिक्रिक एसिड, दैट इज बेंजीन रिंग, इससे अटैच है OH, यहां पे भी है NO2 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप और इस ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। थर्ड कंपाउंड है फिनॉल, दैट इज बेंजीन रिंग और इससे अटैच है OH, एंड फोर्थ कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनॉल, दैट इज बेंजीन रिंग OH एंड यहां पे है NO2। एसिडिक स्ट्रेंथ को समझना है तो पहले इस बात को समझें कि एक एसिड क्या होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा है, एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने पास से H प्लस आयन निकालता है। इसका मतलब ये सभी कंपाउंड्स अपने पास से H प्लस आयन निकाल सकते हैं और तभी तो ये सभी कंपाउंड्स एसिड हैं। लेकिन इन सब में जो हमें जल्दी H प्लस आयन देगा वो एक अच्छा एसिड माना जाएगा, और जो बहुत स्लोली या बहुत लेटली H प्लस आयन देगा वो पुअर एसिड में काउंट होगा। जैसे कि हम फिनॉल को कंसिडर करें तो बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड फिजन हेट्रोलिटिकली होता है, O पे आता है नेगेटिव और H पे आता है पॉजिटिव। क्योंकि H पॉजिटिव बन रहा है और ये अपने पास से H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। लेकिन ये काम तो पैरानाइट्रोफिनॉल भी कर सकता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में भी OH है, O और H का बॉन्ड टूटता है हेट्रोलिटिकली, O पे आता है नेगेटिव, H पे आता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी H प्लस आयन निकाल सकता है। दोनों ही कंपाउंड एसिडिक हुए, लेकिन इन दोनों में कौन सा कंपाउंड है जो जल्दी H प्लस आयन देगा, इस बात को हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल में देखें तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी नेचर होती है माइनस आई इफेक्ट शो करने की। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट बेंजीन बन जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, तो ऑक्सीजन बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बहुत फास्ट खींचेगा कंपैरेटिवली फिनॉल, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डी कंपाउंड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सी कंपाउंड से ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बी कंपाउंड को देखें, यहां पे भी OH का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, O पे आता है नेगेटिव, H पे आता है पॉजिटिव, लेकिन यहां पे तीन तीन NO2 ग्रुप्स अटैच हैं, 3 NO2 ग्रुप्स अटैच है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सिमिलरली यहां भी माइनस आई इफेक्ट शो होता है। 3 NO2 ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, बेंजीन बनती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, ऑक्सीजन बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और बहुत जल्दी H प्लस आयन निकालता है और एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो इन सभी कंपाउंड में विनर होता है बी, क्योंकि इसके पास तीन तीन
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छा एसिड है। कंपैरेटिवली डी, जिसके पास सिर्फ एक ही माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच है। अब हमारे पास बचता है फिनॉल एंड CH3 ग्रुप। यहां पे CH3 की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स अपने देता है। एज अ रिजल्ट बेंजीन बन जाती है इलेक्ट्रॉन रिच। जब बेंजीन बनती है इलेक्ट्रॉन रिच तो OH का बॉन्ड टूटने के चांसेस पुअर हो जाते हैं। ऑल्दो OH का बॉन्ड टूटता है, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन अगर इन चारों कंपाउंड्स का हम कंपैरिजन करें तो ऑर्थोक्रिसॉल के अंदर H प्लस आयन को निकालने की एबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि बेंजीन पहले से इलेक्ट्रॉन रिच बन चुकी है। बेंजीन का ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की स्पीड स्लो है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की स्पीड स्लो है। दैट्स व्हाई द रीजन इज H प्लस निकलने के चांसेस बहुत पुअर हैं, और हम कह सकते हैं कि ए कंपाउंड सबसे वीक एसिड होगा कंपैरेटिवली C कंपाउंड। तो ये बनता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, और इस इफेक्ट का नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट है। ये इफेक्ट रिएजेंट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे ही इस कंपाउंड पर रिएजेंट AB ऐड होता है, reagent A positive B negative is added। जैसे इस रिएजेंट को ऐड करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से वीक बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड टूट जाता है। एक वैलेंसी इस कार्बन के पास वैकेंट है, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन के पास वैकेंट है। एक के पास लग जाता है A पॉजिटिव, दूसरे के पास लग जाता है B नेगेटिव, और इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अब जैसे इस रिएजेंट को हम रिमूव कर देते हैं, रिएजेंट AB इज रिमूव्ड, फिर दोबारा से हमें डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या किसी भी तरह के पाई बॉन्ड का रिएजेंट की प्रेजेंस में टूट जाना और रिएजेंट के रिमूव करने पर पाई बॉन्ड का फिर से बन जाना, इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इन नेचर, क्योंकि जब तक रिएजेंट कांटेक्ट में है तभी पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर रिएजेंट कांटेक्ट में नहीं है तो कोई पाई बॉन्ड में चेंज नहीं आएगा, और जैसे ही इस रिएजेंट को रिमूव किया जाएगा पाई बॉन्ड फिर दोबारा से बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम समझेंगे। सबसे पहला टाइप है दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम ई इफेक्ट भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप होता है प्लस ई इफेक्ट, और सेकंड टाइप का नाम है माइनस ई इफेक्ट। तो सबसे पहले हम प्लस ई इफेक्ट की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेट्स से हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस बार रिएजेंट है H पॉजिटिव। डबल बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सिग्मा 1 पाई। पाई बॉन्ड टूटा और इस तरह से टूटा कि एक कार्बन ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। एज अ रिजल्ट जिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इस पे आता है नेगेटिव, दूसरे कार्बन पे आता है पॉजिटिव। ये H प्लस उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। एज अ रिजल्ट रिएजेंट इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। जब भी रिएजेंट उस एटम पे जाके अटैक करे जिसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, इसे बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके लिए स्लोगन है रिचर बिकम्स मोर रिचर। इसका मतलब हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये कार्बन
को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और साथ में इसे रिएजेंट भी मिल गया। तो इसका मतलब एक लॉटरी निकली ऐसे इंसान की जो पहले से ही मिलियनेयर था, तो उसकी वेल्थ में कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया। तो इसी को हम बोलते हैं रिचर बिकम्स मोर रिचर। जब भी रिएजेंट उस एटम पे जाके जुड़ता है जिसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसी का रिवर्स समझें, दैट इज माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है जिसमें है कार्बन डबल बॉन्ड O। इस बार रिएजेंट है Cn नेगेटिव। बॉन्ड फिजन होगा कार्बन डबल बॉन्ड O का, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, जिसलिए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये Cn नेगेटिव इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन से Cn जुड़ चुका है, और बाकी दोनों वैलेंसी ऐसी हैं। इस बार रिएजेंट उस एटम से जाके जुड़ता है जिसके पास से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसके लिए स्लोगन है स्लम डॉग बिकम्स मिलियनेयर। इसका मतलब लॉटरी ऐसे इंसान की निकली जो पहले से ही पुअर था और इसीलिए उसकी वेल्थ में चेंज आ गया। इसका मतलब रिएजेंट उस एटम को मिल रहा है जिसके पास से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और उसे रिएजेंट का बेनिफिट हो जाता है। जब भी ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है इसे बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, रिएजेंट की प्रेजेंस में इनके पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम इसको ट्रीट करते हैं HBr के साथ। एज अ रिजल्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ वैलेंसी खाली हो गई, यहां पे H जुड़ गया, दूसरे कार्बन में वैलेंसी खाली हो गई, यहां पे Br जुड़ गया, और इस तरह हमें ब्रोमो इथेन मिल गया। लेकिन जब हम इस कंपाउंड को किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं जैसे कि KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो KOH H और Br को खींच लेता है, K जुड़ता है इस Br के साथ और बना देता है KBr, OH जुड़ता है इस H के साथ और बना देता है H2O। हमें फिर से मिल जाता है कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से H जा चुका, यहां से Br जा चुका, दोनों के पास एक एक वैलेंसी वैकेंट है, दोनों जुड़ जाते हैं और डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, रिएजेंट की प्रेजेंस में इनके पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। और जैसे इन रिएजेंट को रिमूव किया जाता है, ये फिर दोबारा से पाई बॉन्ड को बना लेते हैं। तो इस तरह से डबल बॉन्ड का टूटना और फिर से बन जाना, या ट्रिपल बॉन्ड का टूटना और फिर से बन जाना इन दी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है और इस इफेक्ट का नाम होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस टॉपिक हम पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम रेजोनेंस की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी किसी कंपाउंड को एक से ज्यादा फॉर्म्स में अरेंज कर सकें जिसमें से हर एक फॉर्म उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट करती है, इन सभी फॉर्म्स को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। आई रिपीट, when a compound can be represented in two or more forms which represent the properties of that compound, these forms are known as canonical forms or resonating structures, and this phenomena is known as resonance. अब क्वेश्चन बनता है कि एक कंपाउंड रेजोनेंस कब दिखाएगा। रेजोनेंस दिखाने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है
प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। जब भी कंपाउंड्स के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जब भी ऐसा होता है तो वो कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस होने से क्या बेनिफिट है? जब भी कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है तो वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरे से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ऐसा करने से उसका बार बार बॉन्ड फिजन होता है। बॉन्ड फिजन होने से उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और जितना एनर्जी वो डिक्रीज करता है उतना ज्यादा स्टेबल बनता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट greater the number of resonating structures, more will be the stability. अगर किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर, दूसरे से तीसरे स्ट्रक्चर आने में वो एनर्जी को लूज करेगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे राइज होगा, इस बात को देखें। हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। इस पूरे आयन के अंदर एक बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा वीक है, दैट इज पाई बॉन्ड। इसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटता है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। एज अ रिजल्ट इस ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पे है कार्बन पॉजिटिव और पहले से प्रेजेंट है ऑक्सीजन नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में कार्बन के साथ शेयर कर लेता है और ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस डबल बॉन्ड की रोटेशन होने से, पहले ये इस ऑक्सीजन के साथ था लेकिन अब ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बन गया। इस डबल बॉन्ड के चेंज होने से एनर्जी का लॉस होता है, जिससे स्टेबिलिटी अचीव होती है। तो एसिटेट आयन को हम इन दो स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में लोअर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और सेकंड स्ट्रक्चर में अपर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम एक साथ कंपाइल कर लें तो ये बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ भी है, सेकंड स्ट्रक्चर के साथ भी है और नेगेटिव चार्ज बीच में है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड और इसको हम 3 लाइंस ड्रॉ करके बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वाइल इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसी इमेजिनरी फॉर्म होती है जिसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपाइल कर लिया जाता है। अब इसे हम सेकंड एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है फिनॉल, बेंजीन रिंग, इसके पास है डबल बॉन्ड और यहां पर है OH। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन एटम को देता है। एज अ रिजल्ट कार्बन एटम ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और डबल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये कार्बन पहले से ही डबल बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, उसे अपने एक बॉन्ड को तोड़ना है। अब कौन से बॉन्ड टूटने के चांसेस बनते हैं, इस बात को समझें। यह होता है सिग्मा बॉन्ड, यह भी है सिग्मा बॉन्ड, यह है सिग्मा बॉन्ड और यह है पाई बॉन्ड। इसका मतलब सबसे वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और इसी के टूटने के चांसेस बनते हैं। कार्बन इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है हेट्रोलिटिकली। एज अ रिजल्ट
इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आया और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी आया और दोनों चार्ज का सम 0 हो गया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पहले से प्रेजेंट होते हैं, एक लोन पेयर वो दे चुका है, इसीलिए ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये था फिनॉल, जो कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और ये फिनॉल का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब फिर से पाई बॉन्ड टूटता है, हमारे पास ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलिटिकली। एज अ रिजल्ट पहले सभी बॉन्ड्स को बना दें जिनमें कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, लोन पेयर एज इट इज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, लेकिन यहां पे नेगेटिव प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड टूटा तो इस पे आया पॉजिटिव, इस कार्बन पे आया नेगेटिव। क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी दोनों कार्बन के बीच में एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास नेगेटिव है। जिसके पास नेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखता है और डबल बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। ये फिनॉल का थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटेगा। नेक्स्ट पाई बॉन्ड ये है जो डिसोसिएट होता है लाइक दिस। पहले सभी हम बॉन्ड्स को बनाएं जिनमें कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज, नेगेटिव चार्ज एज इट इज। अब क्योंकि यहां पर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में प्लस और माइनस चार्जेस हैं। माइनस चार्ज वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखता है और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इन प्लस माइनस को अब हटा देते हैं, यह बनता है फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटेगा। नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटता है अगेन हेट्रोलिटिकली। एज अ रिजल्ट सभी बॉन्ड्स को पहले दिखाएं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल गया, पहले से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब लोन पेयर वापस मिला तो नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव 0 चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव एडजेसेंट कार्बन के बीच में होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता है और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे ये प्लस माइनस खत्म हो जाता है। ये बनता है फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अगर हम फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहां डबल बॉन्ड नंबर कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड के बीच में है, फिर थर्ड फोर्थ के बीच में है, फिर फिफ्थ और सिक्स के बीच में है। लेकिन इसी को हम फिफ्थ स्ट्रक्चर में सीखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहां डबल बॉन्ड फर्स्ट और सिक्स के बीच में है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, जैसा कि हमने एसीटेट आयन में सीखा था। जब भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं और उनकी पोजीशन हम बार बार चेंज करते हैं ड्यू टू बॉन्ड फिजन, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, एज अ रिजल्ट उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इसका हाइब्रिड सोचेंगे, ये हमारे पास फिनॉल है, यहां पे बेंजीन है, OH है, डबल बॉन्ड इन सभी कार्बन के बीच में बार बार चेंज हो रहा है, एज वेल एज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी आ रहा है। यह बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल। इस बात को थर्ड एग्जांपल से समझें।
हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है एनिलीन। वी हैव बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे है NH2, इसके पास लोन पेयर होता है। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन एटम को देती है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन एटम को देता है। तो क्या चेंज आएगा? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दिया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन ने लोन पेयर को एक्सेप्ट करा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी डबल बॉन्ड को एज इट इज बना रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन एटम इसके 5 बॉन्ड बन गए, लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसे किसी एक बॉन्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो कौन सा बॉन्ड तोड़ सकता है? ये होता है सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। बॉन्ड जो सबसे वीक है उसी के टूटने के चांसेस बनेंगे, दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूट जाता है, एज अ रिजल्ट इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, पहले से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो गया, अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन और ये होता है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब थर्ड स्ट्रक्चर को समझें। इस बार पाई बॉन्ड ये टूटेगा। जब इस तरह पाई बॉन्ड टूटेगा तो सबसे पहले उन सभी बॉन्ड्स को बना लें जो हमने चेंज नहीं करने हैं। यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, नो चेंज। इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन एटम के बीच का पाई बॉन्ड टूट चुका है। इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में प्लस माइनस चार्जेस हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के साथ, जिससे प्लस माइनस खत्म हो जाता है और डबल बॉन्ड बीच में बन जाता है। ये बनता है थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटेगा लाइक दिस। यहां पे है कार्बन चेन, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड टूट चुका है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये बनता है फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटता है, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। पहले से प्लस था और अब नेगेटिव चार्ज आ गया, इट मींस जीरो चार्ज हो गया, लोन पेयर उसे वापस मिल गए हैं। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पे माइनस है। बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। जब भी प्लस माइनस एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, ये मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और ये बन जाता है फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं तो ये हाइब्रिड हमें इस तरह से मिलेगा। बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन H2, डबल बॉन्ड बेंजीन के सभी कार्बन पर चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन के साथ भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ कंपाइल कर लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड को सीखेंगे और हमारे पास फोर्थ कंपाउंड है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इससे बेंजीन रिंग अटैच्ड है। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। इस पे आता है माइनस चार्ज और इस पे आता है प्लस चार्ज। बेंजीन रिंग में इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और इस बार पाई बॉन्ड टूटता है इस तरह से। क्या चेंजेस आएंगे इस बात को समझें। बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड नो चेंज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड टूट चुका है।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में प्लस माइनस चार्जेस आते हैं, वो मिलकर डबल बॉन्ड को बना लेते हैं। तो ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड और ये बना सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब इसी तरह नेक्स्ट बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटता है इस तरह से, पहले बेंजीन रिंग बनाए, डबल बॉन्ड नो चेंज, यहां पे डबल बॉन्ड नो चेंज, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नो चेंज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था जो टूट चुका है, इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस बार पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दोनों कार्बन के बीच में प्लस माइनस चार्जेस हैं जो रिमूव कर दिए जाएंगे और इनकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटेगा। जब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सभी बॉन्ड्स में नो चेंज। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटता है लाइक दिस। ये है बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन जिस पे आता है प्लस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जिस पे है माइनस एंड हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पे प्लस माइनस चार्जेस हैं, ये हट जाते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भी अपने प्लस माइनस चार्जेस को रिमूव करके डबल बॉन्ड को लगा लेते हैं। ये था थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो ये होता है फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड और ये होता है फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। अगर इनका हाइब्रिड बनाए तो ये हाइब्रिड इस तरह से लिखा जाएगा, बेंजीन रिंग, कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहां भी आ रहा है, कार्बन और बेंजीन के बीच में भी है और बेंजीन के सभी कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब रेजोनेंस होने से नंबर वन जो पहला बेनिफिट है वो ये कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा बेनिफिट है कि जिन बॉन्ड्स के बीच में डबल बॉन्ड रोटेट होता है, बार बार चेंज होता है, वो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एसीटेट, इसमें जितनी बॉन्ड लेंथ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच की होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी होगी। दोनों बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम हो जाएंगी। इसी तरह से जिस तरह यहां पे चेंज आता है और बार बार डबल बॉन्ड चेंज होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ भी बिल्कुल सेम हो जाती हैं। तो रेजोनेंस होने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट एनर्जी लॉस होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और दूसरा बेनिफिट है कि दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती हैं। अब कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा फिफ्थ कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है बेंजीन रिंग, इस पर अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसी तरह सिक्स्थ कंपाउंड है दैट इज साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। इसी तरह सेवेंथ कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। हमारे पास एट्थ कंपाउंड है दैट इज एनीसॉल। एनीसॉल का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड ओ, CH3। इसी तरह हमारे पास
नाइन्थ कंपाउंड है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में हम बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन को लगा देंगे। 10th कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा है। तो इन सभी कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं और रेजोनेंस टॉपिक को समझना है। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं और इस इफेक्ट का नाम होता है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे एक और नाम से बुलाते हैं और इसे बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। जब भी बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो बेंजीन रिंग पर या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट। ग्रुप के अटैच होने पर हमें दो में से कोई एक इफेक्ट मिलता है। तो पहला इफेक्ट हमें मिलता है जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम प्लस आर से डिनोट करते हैं, या फिर इसे बोलते हैं प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम प्लस एम से डिनोट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप जब बेंजीन से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। सो वी कैन से दैट इफ ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट इज टर्म्ड एज माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम माइनस आर से डिनोट करते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम माइनस एम से डिनोट करते हैं। अब कब कोई ग्रुप बनेगा प्लस आर या कब बनेगा माइनस आर, इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया और उसमें देखा कि ये अपने लोन पेयर बेंजीन को देता है, जिससे बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है और उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट। सिमिलरली हमारे पास है एनिसॉल। इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर बेंजीन को देता है और बेंजीन को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। इसी तरह से हमारे पास है एनिलीन। एनिलीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। इसी तरह हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, बेंजीन को देखकर प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। इसी तरह से हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन को देते हैं और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। इनकी ये नेचर कहलाती है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या फिर प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट। अब इसी का रिवर्स सोचें। ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन पर CHO ग्रुप अटैच है। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं क्योंकि बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इन्हें बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। इसी तरह से हमारे पास है बेंजोइक एसिड, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है।
सिमिलरली हमारे पास है साइनोबेंजीन, ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लाता है। इसी तरह हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है बेंजीन से और उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लाता है। इसी तरह हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास है बेंजामाइड। ये सभी ग्रुप्स बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। इनका ये इफेक्ट कहलाता है माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करेंगे और इस इफेक्ट का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं और इसे बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। जब भी कोई एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है या कोई एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होता है, तो ये एल्काइल ग्रुप अपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक एल्काइल ग्रुप को किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होना जरूरी है। अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब है या तो एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन चेन से अटैच हो, या किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो, या किसी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, तभी ये इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, ये अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2 से। अब मिथाइल ग्रुप अपने हाइड्रोजन को रिमूव करके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये है मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। सबसे पहले बॉन्ड फिजन हुआ इस तरह से कि CH2 ने अपनी तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, CH2 पर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन एटम ने भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अपने ऊपर लाया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह लिखा जाएगा, H पॉजिटिव, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH2 जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जब भी प्लस माइनस एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये कार्बन अपना इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखता है और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। यह भी तो हो सकता था कि कार्बन इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता, तो इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं, H प्लस HCH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। यह भी हो सकता है कि एक कार्बन इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता, तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस HCH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसे बोला जाएगा थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। क्योंकि प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से
मिथाइल ग्रुप अटैच है और मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन हैं जो रिमूव हो सकते हैं, इसीलिए इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। याद रखें, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर हम सभी अल्काइल ग्रुप्स को देखें तो मिथाइल ग्रुप 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इथाइल ग्रुप के पास 5 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के पास 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसके पास 7 हाइड्रोजन रिमूव करने की एबिलिटी है। इसी तरह टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के पास 9 हाइड्रोजन रिमूव करने की एबिलिटी है, तो ये 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब जब भी किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन चेन से टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कंपैरेटिवली जब ये आइसोप्रोपाइल से अटैच होगा, कंपैरेटिवली जब ये इथाइल से अटैच होगा, कंपैरेटिवली जब ये मिथाइल से अटैच होगा। क्योंकि जब भी कोई अल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड चेन के साथ अटैच होता है तो वो अपने हाइड्रोजन को रिमूव करके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकता है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक कंपाउंड जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसा कि हमने यहां देखा, जब डबल बॉन्ड कार्बन चेन के साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसके पास 9 हाइड्रोजन रिमूव करने की एबिलिटी है, वो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। लेकिन जब कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसके पास 7 हाइड्रोजन रिमूव करने की एबिलिटी है, तो वो 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इसी तरह जब कभी इथाइल ग्रुप अटैच होता है तो वो 5 हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है और वो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और मिथाइल में सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ही मिलेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अब इसी बात को हम विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन समझेंगे। हमारे पास है टोलुइन जिसमें बेंजीन के साथ CH3 अटैच होता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करें तो बेंजीन से अटैच है कार्बन और 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले बॉन्ड फिजन हुआ कार्बन और इस कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड टूट गया। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से खींचने हैं। बॉन्ड फिजन इस तरह से हुआ कि इस कार्बन पे नेगेटिव आया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया। तो इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह लिखा जाएगा, H प्लस HCH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड जिसमें कोई चेंज नहीं आया, यहां डबल बॉन्ड इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। इस कार्बन के पास प्लस है, इस कार्बन के पास माइनस है। जब भी प्लस माइनस एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बना फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। अब इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर को सोचेंगे। यह भी हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप इस H को रिमूव कर दे और बाकी दोनों हाइड्रोजन इसके साथ रहें, और इसका सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये बना सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन इस H प्लस को रिमूव कर दे और दोनों हाइड्रोजन इसके साथ रहें, और इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया जाएगा। ये बनता है थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। क्योंकि टोलुइन में बेंजीन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, और जब भी मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो ये सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स को ही फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही होते हैं। अगर हम बेंजीन से इथाइल ग्रुप को अटैच करते तो यस, ये डेफिनेटली 5 हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है और ये 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता।
आई होप आपको इतने सारे इफेक्ट्स समझ में आए होंगे। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।